वीडियो में हम बिहार स्पेशल के टॉपिक को कवर करेंगे जो खान सर के फाउंडेशन क्लास नोट्स का रिवीजन है। अच्छा, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें तो बीपीएससी टीचर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे कुछ विदेशी कंपनियां जो सिर्फ व्यापार का तराजू लेकर इस उपमहाद्वीप में आई थीं, वो धीरे धीरे यहाँ की तलवार और सत्ता की ही मालिक बन बैठी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। एक आम धारणा ये भी है कि भारत में सिर्फ अंग्रेज आए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, असलियत में ये एक पूरी कतार थी। मतलब अगर हम इस क्रम को देखें ना, तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली भारत आए। हाँ, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। वास्को डी गामा का नाम तो सबको याद ही रहता है। बिल्कुल। फिर उनके लगभग 100 साल बाद 1602 में डच यानी नीदरलैंड के लोग आए। नीदरलैंड्स वाले। और फिर 1608 में ब्रिटिश आए। उसके बाद 1616 में डेनिस आए। सही क्रम है। और सबसे आखिर में 1664 में फ्रांसीसी आए। मतलब ये सभी यहाँ व्यापार करने के लिए खिंचे चले आ रहे थे। और इन सबका सबसे बड़ा प्रभाव बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर ही पड़ना तय था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, इतनी सारी यूरोपीय ताकतें खासतौर पर बंगाल की तरफ ही क्यों आकर्षित हो रही थीं? इसके पीछे बहुत ही ठोस भौगोलिक और आर्थिक कारण हैं। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध सूबा था। मतलब सबसे अमीर राज्य। हाँ, वहाँ की कृषि व्यवस्था बेहतरीन थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के कारण जो दोआब क्षेत्र बनता था ना, वहाँ बहुत ही उन्नत स्तर की खेती होती थी। उपजाऊ जमीन का फायदा। एग्जैक्टली। सिल्क, सूती कपड़ा और शोरा, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता था, इन सब का भारी उत्पादन बंगाल और बिहार में ही होता था। कृषि से भारी मात्रा में जो माल पैदा हो रहा था, उसे यूरोपीय कंपनियों के लिए जहाजों पर लादकर वापस ले जाना बहुत आसान था। लेकिन यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। इन विदेशी कंपनियों के पास बेहतरीन नौसेना थी, समुद्र पर उनका पूरा कब्जा था। अच्छा, और हमारे भारतीय शासकों का क्या? भारतीय शासकों का ध्यान हमेशा जमीनी विस्तार पर रहा। उन्होंने कभी एक मजबूत नौसेना बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। बिल्कुल। और इसीलिए व्यापार के समुद्री रास्तों पर इन यूरोपीय कंपनियों का एकाधिकार स्थापित होना शुरू हो गया। समझ गई। लेकिन इतने बड़े और मुनाफे वाले इलाके को संभालने के लिए वैसी ही मजबूत लीडरशिप की भी तो जरूरत होती है। हाँ, और यहीं से स्वतंत्र नवाबों का युग शुरू होता है। 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। बिल्कुल। इसके बाद कुछ और नवाब आए और फिर 1740 में बंगाल की गद्दी पर बैठा अलीवर्दी खां, जो कि एक बहुत ही योग्य शासक था। हाँ, उसने सत्ता में आते ही मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया और बंगाल को पूरी तरह से एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। अलीवर्दी खां की शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी उसका प्रैग्मैटिज्म था, यानी उसकी व्यावहारिकता। वो कैसे? मतलब उसने यूरोपीय कंपनियों को व्यापार तो करने दिया, लेकिन ये सख्त नियम बना दिया कि उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। अच्छा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। वो कंपनी से टैक्स वसूल कर ही उन्हें व्यापार की अनुमति देता था। वो जानता था कि ये कंपनियां राज्य के खजाने को भरने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हाँ, पैसा तो आ ही रहा था। लेकिन उन पर राजनीतिक और प्रशासनिक लगाम कसना भी उतना ही जरूरी है, ये बात भी उसे पता थी। अलीवर्दी खां का एक बहुत ही मशहूर कथन है जो इसकी इसी नीति को दर्शाता है। हाँ, मधुमक्खियों वाला। एग्जैक्टली। वो अक्सर कहा करता था कि अंग्रेजों की स्थिति एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। उसका मानना था कि अगर इन मधुमक्खियों को छेड़ोगे नहीं तो ये मीठा शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये डंक मार मार कर जान ले लेंगी। ये कथन उसकी कूटनीतिक समझ का एक शानदार उदाहरण है। मतलब उसे अंग्रेजों की ताकत का अंदाजा था। पूरी तरह से। अलीवर्दी खां को पता था कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हैं और वे लगातार ताकतवर हो रहे हैं। और शायद वो उनके टैक्स पर निर्भर भी था। बिल्कुल। राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो उनके व्यापार से मिलने वाले टैक्स पर निर्भर था। साथ ही उस समय बंगाल पर मराठों और अफगानों के हमलों का भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अच्छा, तो वो एक साथ कई मोर्चों पर नहीं लड़ना चाहता था। एग्जैक्टली। ऐसे में वो अंग्रेजों से सीधे युद्ध मोल लेकर एक नया मोर्चा खोलने की गलती नहीं करना चाहता था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। बिल्कुल। सिराजुद्दौला एक बहुत युवा और सख्त नवाब था, लेकिन शायद उसके अंदर अपने नाना जैसा कूटनीतिक धैर्य बिल्कुल नहीं था। हाँ, वो काफी आक्रामक था।
उसने अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। और अंग्रेज भी अपनी मनमानी कर रहे थे। वो बिना नवाब की इजाजत के अपने किलों का दुर्गीकरण यानी फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। हाँ, जिसका सिराजुद्दौला ने कड़ा विरोध किया। बिल्कुल। और इसी तनाव के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। आप 20 जून 1756 की बात कर रही हैं? हाँ, 20 जून 1756 की कालकोठरी या जिसे हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये घटना कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटी थी। एग्जैक्टली। सिराजुद्दौला ने किले पर हमला किया और 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक बेहद छोटे और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें हवा जाने की कोई जगह ही नहीं थी। एक तरह से निर्वात जैसी स्थिति बन गई थी वहाँ। और वो भी जून की भीषण गर्मी में। बिल्कुल, जून की गर्मी और दम घुटने के कारण अगली सुबह तक उन 146 में से 123 अंग्रेज मारे गए। बाप रे, सिर्फ 23 लोग ही बचे। हाँ, केवल 23 अंग्रेज ही उस कालकोठरी से जीवित बाहर आ सके। और उन्हीं 23 जीवित बचे लोगों में से एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हॉलवेल। हाँ, हॉलवेल का नाम इस घटना से जुड़ा है। हॉलवेल ही इस पूरी घटना का मुख्य गवाह बना और उसने इसका पूरा विवरण दुनिया के सामने रखा। बिल्कुल, इसीलिए इसे इतिहास में हॉलवेल की घटना भी कहा जाता है। इस घटना ने इतिहास में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। मतलब इसने आग में घी डाल दिया। बिल्कुल, सिराजुद्दौला की इस सख्ती ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा बहाना दे दिया। मद्रास में बैठी कंपनी की लीडरशिप ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रह गई थी। एकदम सही। अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापारिक रियायतें हासिल करना नहीं रह गया था, बल्कि बंगाल के सत्ता को अपने नियंत्रण में लेना हो गया था। और इसके लिए उन्होंने हॉलवेल की कहानी का खूब इस्तेमाल किया। हाँ, हॉलवेल के विवरण को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि ब्रिटिश सेना को बंगाल पर हमले के लिए पूरी तरह उकसाया जा सके। और इसी बदले और सत्ता हथियाने की प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए 1757 में एक नया किरदार मद्रास से बंगाल भेजा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, जो एक सैनिक से कहीं ज्यादा एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। मतलब एक शातिर दिमाग। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वो मैदान में लड़ी गई किसी आमने सामने की लड़ाई की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़े और गहरे षड्यंत्र की कहानी है। क्लाइव ने आते ही सबसे पहले नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर से संपर्क साधा और एक गुप्त समझौता कर लिया। क्लाइव की सबसे बड़ी रणनीति यही थी कि उसने सिराजुद्दौला के दरबार की आंतरिक दरारों को बहुत जल्दी पहचान लिया था। मीर जाफर को गद्दी का लालच था। हाँ, मीर जाफर सत्ता का लालची था और क्लाइव ने सिर्फ सेनापति ही नहीं बल्कि दरबार के एक बड़े बैंकर, जगत सेठ और अन्य असंतुष्ट दरबारियों को भी अपने पाले में कर लिया। मतलब पूरा सिस्टम ही खरीद लिया। एग्जैक्टली। क्लाइव बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर ब्रिटिश सेना का सीधा मुकाबला नवाब की विशाल सेना से हुआ तो कंपनी की हार निश्चित है। हाँ, संख्या बल तो नवाब के पास ही था। इसीलिए उसने युद्ध से पहले ही नवाब की सेना के नेतृत्व को ही खरीद लिया। इसी पृष्ठभूमि में 23 जून 1757 को प्लासी का मैदान सजता है। प्लासी का युद्ध। हाँ, इस घटना को अगर हम एक एनोलॉजी से समझें तो ये किसी असली युद्ध से ज्यादा क्रिकेट के एक फिक्स मैच की तरह था। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है ना? एक तरफ टीम का कप्तान सिराजुद्दौला पूरी तैयारी और अपनी विशाल सेना के साथ मैदान में खड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका अपना ही वाइस कैप्टन यानी मुख्य सेनापति मीर जाफर विरोधी टीम से बिक चुका है और उसने अपनी टुकड़ियों को खड़ा रहने का आदेश दे दिया। एग्जैक्टली। इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी ही यही है कि इसमें असल में कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। मीर जाफर तो बस तमाशा देख रहा था। हाँ, मीर जाफर ने अपनी पूरी सेना को निष्क्रिय रखा। सिराजुद्दौला के पास जो गिने चुने वफादार बचे थे उन्होंने मोर्चा संभाला, जैसे कि मीर मदान और मोहनलाल। बिल्कुल। उसके ये दो सबसे वफादार सेनापति मीर मदान और मोहनलाल ब्रिटिश सेना से बहुत बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जब मीर मदान मारा गया तब जाकर सिराजुद्दौला को एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब कप्तान को लगा कि मैच फिक्स है और उसकी अपनी ही सेना उस पर हमला कर सकती है तो सिराजुद्दौला को अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागना पड़ा। वो मुर्शिदाबाद की तरफ भागा। हाँ, और वहां उसने मीरन के यहाँ शरण ली, जो कि मीर जाफर का ही पुत्र था। देखिए किस्मत की विडंबना। और वहीं मीरन और मीर बेग ने मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और इस तरह बंगाल के एक स्वतंत्र नवाब का बहुत ही दुखद अंत हुआ। उधर प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव बिना किसी बड़े नुकसान के विजयी रहा और अपनी साजिश के वादे के मुताबिक क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। और इसके बदले में मीर जाफर ने कंपनी को बेशुमार दौलत दी। हाँ, और सिर्फ दौलत ही नहीं, बंगाल के 24 परगने की जमींदारी भी अंग्रेजों को सौंप दी। मतलब ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की पहली और सबसे मजबूत नींव थी। बिल्कुल सही। प्लासी के युद्ध के परिणामों को लेकर मैंने देखा है कि इतिहासकारों के नजरिए बहुत अलग अलग हैं। हाँ, इसमें दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। कुछ इतिहासकार इसे भारत में अंधकार युग की शुरुआत मानते हैं, जबकि एक दूसरा वर्ग है इसी कालखंड से भारत में आधुनिक काल का आरंभ भी मानता है। बिल्कुल। तो प्लासी के बाद अब बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर बैठ चुका था, जो सिर्फ नाम का नवाब था। हाँ, वो सिर्फ एक कठपुतली नवाब था जिसे अंग्रेजों के इशारों पर नाचना था। लेकिन 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर एक निहायत ही अयोग्य शासक साबित हुआ। बिल्कुल, प्रशासन उसे संभाल नहीं रहा था। राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया और वो अंग्रेजों की लगातार बढ़ती पैसों की मांग को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। और जब कठपुतली काम की नहीं रहती और उसके तार उलझने लगते हैं तो उसे मंच से हटा दिया जाता है। एकदम सही एनालॉजी। ब्रिटिश कंपनी को एक ऐसा नवाब चाहिए था जो राज्य का प्रशासन भी सुचारू रूप से चलाए और उन्हें पैसे भी देता रहे। और मीर जाफर तो दोनों ही मोर्चों पर फेल हो रहा था। बिल्कुल, प्रशासन उसे संभाल नहीं रहा था। राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया और वो अंग्रेजों की लगातार बढ़ती पैसों की मांग को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। और जब कठपुतली काम की नहीं रहती और उसके तार उलझने लगते हैं तो उसे मंच से हटा दिया जाता है। एकदम सही एनालॉजी। ब्रिटिश कंपनी को एक ऐसा नवाब चाहिए था जो राज्य का प्रशासन भी सुचारू रूप से चलाए और उन्हें पैसे भी देता रहे। और मीर जाफर तो दोनों ही मोर्चों पर फेल हो रहा था। बिल्कुल, इसलिए 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कंपनी को पूरी उम्मीद थी कि ये नया नवाब उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन
यहीं पर अंग्रेजों का गणित बुरी तरह गड़बड़ा गया। हाँ, ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। मीर कासिम अपने ससुर की तरह कमजोर और अयोग्य बिल्कुल नहीं था। वो एक बेहद योग्य और स्वाभिमानी शासक निकला। उसने गद्दी पर बैठते ही ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो अंग्रेजों को सीधे चुभने लगे। जैसे कि टैक्स का मामला। हाँ, उसने देखा कि कंपनी के लोग बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे हैं, तो उसने अंग्रेजों से भी पूरा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और जो कंपनी मनमाने ढंग से किलों का दुर्गीकरण कर रही थी, मीर कासिम ने उस पर भी पूरी तरह रोक लगा दी। मीर कासिम प्रशासनिक रूप से बहुत चतुर था। वो जानता था कि मुर्शिदाबाद में रहते हुए वो कभी भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां तो कंपनी के अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। इस लगातार दखलंदाजी से बचने के लिए उसने एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। राजधानी बदलने का। हाँ, उसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर शिफ्ट कर दिया, जो कि कलकत्ता से काफी दूर था। एग्जैक्टली जिससे अंग्रेजों के लिए रोजमर्रा के प्रशासन में दखल देना मुश्किल हो गया। और मुंगेर जाकर मीर कासिम ने सिर्फ राजधानी ही नहीं बसाई, बल्कि भविष्य के युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी। उसने मुंगेर में बारूद और आधुनिक बंदूकें बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर दी। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। कैसी विडंबना? मतलब अंग्रेजों ने मीर जाफर को इसलिए गद्दी से हटाया था क्योंकि वो अयोग्य था। हाँ, ये तो है। लेकिन जब मीर कासिम ने एक योग्य शासक की तरह काम करना शुरू किया और राज्य को मजबूत करने लगा, तो अंग्रेज घबरा गए। यह स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के विकास या एक अच्छे प्रशासक से कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें तो बस अपने मुनाफे से मतलब था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजतन 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त कर दिया और वापस उसी अयोग्य मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। और इसी टकराव ने उस युद्ध की नींव रखी जिसने भारत का भविष्य तय कर दिया, बक्सर का युद्ध। हाँ, 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध। ये कोई प्लासी जैसा फिक्स्ड मैच नहीं था जहां युद्ध लड़े बिना ही जीत लिया गया हो। बिल्कुल नहीं, ये एक असली आमने सामने की सैन्य लड़ाई थी। मीर कासिम ने समझ लिया था कि वो अकेले अंग्रेजों को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार किया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अपने साथ मिला लिया। और इन तीनों की संयुक्त सेना करीब 1 लाख सैनिकों की थी। 1 लाख की विशाल सेना। और उनके सामने थी ब्रिटिश सेना जिसमें सिर्फ 10,000 सैनिक थे। और इस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और उस समय का गवर्नर वेंसेटाट था। लेकिन एक मिनट, अगर हम यहाँ गणित पर ध्यान दें। हाँ, बताइए। एक तरफ 1 लाख सैनिक हैं और दूसरी तरफ सिर्फ 10,000। तो ये कैसे संभव है कि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी ने 1 लाख की विशाल सेना को हरा दिया? आखिर मैदान में ऐसा क्या हुआ था? यही वो बिंदु है जहां यूरोपीय सैन्य तंत्र की श्रेष्ठता साबित होती है। संख्या बल हमेशा युद्ध नहीं जिताता। मतलब डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेनाएं भले ही 1 लाख की थीं, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं था। वो 3 अलग-अलग सेनाएं थी ना? हाँ, जिनके सेनापति अलग थे और युद्ध की कोई एक केंद्रीय रणनीति नहीं थी। और ब्रिटिश सेना? दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 10,000 ब्रिटिश सैनिक अत्यधिक अनुशासित थे। उनके पास आधुनिक फील्ड आर्टिलरी यानी हल्की और तेज चलने वाली तोपें थी। और उनकी बंदूकों की टाइमिंग भी? हाँ, उनकी मस्कट चलाने की टाइमिंग एकदम सटीक थी। जब भारतीय सेना की पुरानी रणनीति और हाथी ब्रिटिश तोपों के सामने आए, तो भारी संख्या बल के बावजूद भारतीय गठबंधन पूरी तरह बिखर गया। अगर हम अपनी पहले वाली एनालॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाएं ना, तो प्लासी का युद्ध एक फिक्स्ड मैच था, जहां विरोधी टीम के कप्तान को खरीद लिया गया था। बिल्कुल। लेकिन बक्सर का युद्ध असल में एक असली वर्ल्ड कप फाइनल था। एकदम सही। इस फाइनल में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी, दोनों टीमें आमने सामने थीं और ब्रिटिश टीम ने अपनी सुपीरियर स्किल, आधुनिक तकनीक और कड़े अनुशासन के दम पर यह मैच जीता था। और इस वर्ल्ड कप फाइनल को जीतने के बाद भारत में अंग्रेजों के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं बची थी। सब खत्म हो चुका था। उत्तर भारत की 3 सबसे बड़ी ताकतें एक साथ हार चुकी थीं। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को एक व्यापारिक कंपनी से भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति में बदल दिया। अब समय था इस सैन्य विजय को राजनीतिक और आर्थिक लाभ में बदलने का। एग्जैक्टली। रॉबर्ट क्लाइव वापस भारत आता है संधियों का दौर शुरू करने के लिए। हाँ, 3 बड़ी ताकतों को हराने के बाद विजेता कंपनी संधियों का दौर शुरू करती है, जिसे हम इतिहास में इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। ये संधि 2 चरणों में हुई थी।
पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। जो मुगल सम्राट कभी पूरे भारत के मालिक होते थे, वो अब अंग्रेजों के सामने एक कागज पर दस्तखत करने को मजबूर थे। कितनी अजीब बात है ना। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। यानी इन तीनों राज्यों से भू राजस्व या टैक्स वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और इसके बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बांध दी गई। मतलब एक सर्वशक्तिमान राजा को सीधा एक पेंशनर बना दिया गया। और दूसरी संधि इसके ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की गई। अंग्रेजों ने बक्सर युद्ध का पूरा दोष अवध के नवाब पर डाल दिया और उस पर 50 लाख रुपए का भारी भरकम युद्ध जुर्माना लगा दिया। ये केवल इलाके जीतने की बात नहीं थी। कंपनी की रणनीति उन शासकों को आर्थिक रूप से इस कदर पंगु बना देना था कि वे भविष्य में कभी विद्रोह करने की स्थिति में ही न रहें। इन संधियों और दीवानी अधिकारों के मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में एक नया और बेहद अनोखा प्रशासनिक सिस्टम लागू किया। द्वैध शासन? हाँ, इसे द्वैध शासन या ड्यूल गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें कंपनी ने टैक्स वसूलने यानी दीवानी और सेना के अधिकार अपने पास रख लिए, जो कि मलाईदार काम थे। बिल्कुल। लेकिन प्रदेश में शांति बनाए रखने, न्याय व्यवस्था देखने और आम जनता के प्रशासन का पूरा सिरदर्द, जिसे निजामत कहते हैं, नवाब के जिम्मे छोड़ दिया। द्वैध शासन के इस तंत्र को अगर गहराई से समझे ना, तो ये बिना जिम्मेदारी के शक्ति का सबसे क्रूर मॉडल था। एकदम सही। कंपनी के खजाने में बंगाल का सारा राजस्व जा रहा था, लेकिन जनता की भलाई या प्रशासन को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और नवाब का क्या हाल था? दूसरी तरफ नवाब के पास प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई अधिकार। इसे एक आधुनिक एनालॉजी से समझना हो तो ये एक ऐसे बिजनेस मॉडल की तरह था जहां कंपनी का सारा मुनाफा कोई और अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन जब कस्टमर शिकायत लेकर आता है या कोई रिपेयरिंग करवानी होती है, तो उसका पूरा जिम्मा एक ऐसे मैनेजर के सर मर दिया जाता है जिसके पास कोई फंड्स ही नहीं है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस सिस्टम ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया। कृषि तो तबाही हुई गई होगी। बिल्कुल, कृषि तबाह हो गई और बाद में भयानक अकाल पड़े। ये व्यवस्था इतनी विनाशकारी थी कि आखिरकार 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को आकर इस द्वैध शासन को पूरी तरह समाप्त करना पड़ा। तो इस पूरे सफर का सार कहाँ निकलता है? सार यही है कि 1498 से लेकर 1765 तक जो यूरोपीय शक्तियां सिर्फ कुछ व्यापारिक रियायतें मांगने के लिए राजाओं के दरबार में सिर झुकाकर खड़ी रहती थीं, हाँ, उन्होंने भारत की आंतरिक फूट, दरबारों की गुटबाजी और शासकों की अदूरदर्शिता का पूरा फायदा उठाया। मतलब हमारी ही कमियों का फायदा उठाया। बिल्कुल। प्लासी की कूटनीतिक साजिश ने जिस दरवाजे की कुंडी खोली थी, बक्सर की सैन्य श्रेष्ठता ने उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ दिया। और अंततः इलाहाबाद की संधियां ने एक व्यापारिक कंपनी को इस देश का कानूनी और आर्थिक मालिक बना दिया। यही इतिहास की सच्चाई है। आज की इस रिवीजन सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। हाँ, इन घटनाओं के क्रम, संधियों और उनके पीछे की वजहों को अपने दिमाग में कहानी की तरह बिठा लें। अगली बार किसी और विषय की गहराइयों में इसी तरह उतरेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी मजबूत रखिए।